लिखिए क्वेश्चंस फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्स लॉ, प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्स लॉ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो आपको दिया था होमवर्क में, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो आपसे नहीं बना है क्वेश्चन, है ना। क्या क्वेश्चन था बताएंगे जरा। 2 चार्जेस थे। देखिए 3 चार्जेस हैं, ध्यान से सुनिए। अब इसमें ना वेक्टर यूज होगा, समझ रहे हैं बात को, जो 11th में पढ़े थे ना उसका यूज होगा यहाँ पे। एक चार्ज है कितने का, 4q का। दूसरा चार्ज भी कितने का है, 2q का। ये है 4q का। और तीसरा चार्ज है q का। ठीक, और ये तीनों रखे हुए हैं इस तरह से, तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, सही है। और ये बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है a। आप अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक रखा हुआ है a0 0 पे, एक a0 पे, एक 2a0 पे रखा हुआ। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड फोर्स ऑन ईच चार्ज। आ गई बात समझ में। तो सबसे पहले इनकी हम नेमिंग कर देते हैं। इसका नाम a रख दिया, इसका नाम b रख दिया, इसका नाम c रख दिया। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम फोर्स निकालते हैं a के ऊपर। a के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा बताओ। ऐसा मुंह क्या बना के बैठी हो भाई, जैसे किसी ने कान काट लिया हो, हैं। ठीक से बैठो, हैप्पी मूडेड होके पढ़ने बैठी हो। हाँ बोलो, a पे फोर्स कौन कौन लगाएगा बताओ। ऑब्वियसली a खुद के ऊपर फोर्स तो नहीं लगा सकता है, कौन कौन लगाएगा फोर्स, एक b लगाएगा और एक c लगाएगा। तो इस पे 2 फोर्स लगेंगे। बताओ b इस पे किधर फोर्स लगाएगा, सारे चार्ज पॉजिटिव हैं। b इस पे लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा, लेफ्ट साइड, रिपल्सिव, है ना। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया बेटा, दिस इज फोर्स ऑन a ड्यू टू b का। करेक्ट है, कोई दर्द तो नहीं है इसमें। उसके बाद बताओ c किधर फोर्स लगाएगा इस पे। c इस पे रिपल्सिव फोर्स ही लगाएगा। नहीं, वो पॉजिटिव है ना, वो भी। अरे तीनों पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ से आ जाएगा भाई। रिपल्सिव ही होगा। तो ये इसको किधर रिपेल करेगा, रिपेल करने का मतलब क्या होता है, धक्का मारना होता है ना। किधर, लेफ्ट ही करेगा। तो यही डायरेक्शन होगा दूसरे वाले फोर्स का भी, समझ गए। पहले उसका नाम लिखते हैं जिसपे फोर्स लगता है। आ रही बात समझ में, आ गई बात समझ में। चलो अब बोलो तो जरा, a पे जो c फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। इधर c लगा 2a k, वो तो बाद में डाल देंगे k का वैल्यू। खुद इसका चार्ज कितना, 4q, और जो फोर्स लगा रहा है उसका चार्ज 2q। 2q होगा ना। और डिस्टेंस कितना है, 2a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो 4 4 कट जाएगा नीचे से। अरे ये 4 और ये 4 कट जाएगा ना, तो 2 इंटू क्यू के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर आ रहा है। बोलो हाँ या ना। किधर आ रहा है, लेफ्ट की तरफ आ रहा है। अब तुम बताओ जी, ए लड़की बोल, फोर्स ऑन a ड्यू टू b कितना लग रहा है, बोल। एक तो जो चार्ज बेटा जिस पे फोर्स लेते हैं उसको तो लेना ही पड़ेगा ना। दूसरा चार्ज कौन, फोर्स कौन लगा रहा है, b। कितनी वैल्यू है उसकी, डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में, a। अब बताओ ये कितना आया, ये आ गया 4kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर आ रहा है। तो टोटल फोर्स कितना हो गया बताओ a पे, 6kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर, 6kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर। सही कह रहे हो। आ गई बात समझ में। किधर, लेफ्ट की तरफ, है ना। अब इसको अगर वेक्टर में लिखना चाहते हो तो लिखोगे CA, C2A लिखेंगे तो क्या नाम होता है, CA। तो अगर वेक्टर में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे C2A यूनिट वेक्टर। बोलो समझ में आ रहा है। या B2A यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर वेक्टर में नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, तब आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और लेफ्ट लिख दीजिए खाली, उस पर भी मैं खुश हो जाऊंगा। अब आप मुझे निकाल के दिखाइए सी पे फोर्स। चलिए अपना अपना कॉपी खोलिए, तो बाकी पे निकाल लेंगे ना फोर्स आराम से, हैं। देखिए डायरेक्शन बना दिए, खाली वैल्यू डालना है। FCB की वैल्यू कितनी थी बताइए, FBC की। हाँ उसकी थी
2k क्यूब स्क्वायर बाय एक 2q था, एक q था डिवाइडेड बाई डिस्टेंस a था, और FCA का वैल्यू होगा एक 2q था, एक 4q था डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर होगा। करेक्ट? ये तो यहीं से उठा लो ना, अगर AC का जो फोर्स लग रहा है वही तो CA का लगेगा, ठीक है, जबकि B पे दोनों फोर्सेस अलग अलग हैं। FBA कितना था उतना ही जितना FAB होगा। डायरेक्शन क्या आ जाएगा? खोल दो जरा, दरवाजा खोल दो। और इसी तरह FBC कितना होगा? जितना FCB लगा था, है ना, 2k स्क्वायर बाई a स्क्वायर। एक सेकेंड लिख देता हूं क्वेश्चन। फाइंड मिनिमम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस मुझे भी पूछा है वो फ्रंट ऑफ हाँ, पहले होमवर्क वाले पूछ लो ना। लिख के भी मतलब कंप्लेन में भी हाँ जी, और R डिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना बताइए? 1 मीटर। R डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। तो क्या इसमें आप कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपका हस्तक्षेप करने योग्य बचता क्या है बताइए? Q1 उनकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है मैडम? बताओ, तुम लोगों को हाँ। चार्ज का मिनिमम वैल्यू नहीं पता फिर है, 1.6 ठीक है, तो यहाँ 1 स्क्वायर हो गया और यहाँ हो गया 9 × 10⁹ सही है। E का वैल्यू कितना होता है? 1.6 का स्क्वायर आ जाएगा, 10⁻−19 का हो जाएगा 10⁻−38, साथ में होगा 9 और 10⁹ डिवाइडेड बाई 1। करेक्ट? इसको कैलकुलेट घर में करना, ठीक है। अगला सवाल बेटा, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो। 3 2 -1 तीनों मीटर में, ठीक। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो। 1 1 1। ऐसा सवाल मैंने कराया था पिछली क्लास में। चार्जेस की मैग्नीट्यूड बताओगी आप? सर 10 माइक्रोकूलम करेक्ट। -3 माइक्रोकूलम। कितना सेपरेशन वगैरह नहीं दिया होगा क्योंकि तो कोऑर्डिनेट दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। आपको क्या निकालना है? किस पे फोर्स निकालना है? A ड्यू टू B पे। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ओके, यस। चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो बताइए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का वेक्टर एक्सप्रेशन क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, ठीक। अब बताइए यहाँ कौन सा वेक्टर लिखूं? RA - RB कि RB - RA? RA - RB जो पहले होता है उसी का पहले आता है, मोड में। लेकिन ये जो RA - RB होगा इसकी डायरेक्शन B से A की तरफ होगी। यही चीज समझनी है आपको। ये जो डायरेक्शन है ये किसका डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है बेटा किस वेक्टर का? BA वेक्टर का। डायरेक्शन जब आप पोजीशन वेक्टर माइनस करते हैं, ए बी निकालते हैं तो बी में से ए माइनस करते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला। आज मैंने यही पूछा था आपसे। अब सुनिए नीचे में क्या लिखा था इसका? RA - RB। करेक्ट। अब चलिए वैल्यू डालिए। Q1 का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, बोलो हाँ। इंटू -3 Q2 का वैल्यू है, वेक्टर एक्सप्रेशन में हमेशा साइन चार्ज के साथ 9 × 10⁹ करेक्ट। उसके बाद 9 × 10⁹ 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। -2k कैप। अब नीचे 3 आ जाएगा, 3 क्यूब। 3 का मैग्नीट्यूड आएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 आएगा। लक्षिता मैग्नीट्यूड समझ रही हो? यस। मैग्नीट्यूड जो होगा 2i प्लस j 4 प्लस 1 -2k का वो हो जाएगा √2² प्लस 1² प्लस 2², जिसका वैल्यू की 3 आता है, ठीक। अब आइए काटते हैं। देखिए 3 का क्यूब जो है वो 27 को काट देगा। तो आपके पास बिल्कुल सिंपल सा डेटा है कैलकुलेट करने के लिए, -10 और वो है 2i प्लस j -2k। करेक्ट। एक माइनस साइन भी आगे लगेगा और 10 की पावर गिन लीजिए। 9 में से 12 गया, बच गया माइनस, 10 में से 12 गया 10⁻², ठीक है। इन एब्सोल्यूट टर्म्स दिस आंसर इज 0.002i
माइनस 0.01 जे एंड प्लस 0.02 के। अब ये पूरा कंप्लीट होता है। ऐसे भी लिखेंगे तो भी नंबर मिलेगा। एक है प्रोटॉन, सही है, और क्वेश्चन के अंदर प्रोटॉन का मास दे रखा है 2000 m। ये है इसका मास। दूसरा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना दे रखा है m। दोनों के ऊपर चार्ज कितना होता है ये तो आपको जानना चाहिए, प्लस ई माइनस ई, करेक्ट। और कुछ दे रखा है दोनों के बीच में सेपरेशन वगैरह? हाँ तो बढ़िया है ना, मतलब आपको कैलकुलेशन नहीं करना, आर के टर्म्स में निकालना है, सही है। और आपको क्या निकालना है बताइए? एक्सेलरेशन ऑफ ईच ऑफ देम। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच। को एम कर लेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो ऑब्वियसली फोर्स निकलेगा तो उसी तो एक्सेलरेशन निकलेगा ना। चलिए आंसर करते हैं। सबसे पहले इन दोनों पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा ये बताएं आप। अट्रैक्टिव, सॉरी अट्रैक्टिव। अब अगर ये सब चीज़ें गलत बोलेंगे तो इसका मतलब या तो इंसान पढ़ता नहीं है, नशे में है, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये होगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों पे लगेगा और इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा, कहिए हाँ, करेक्ट, बढ़िया। अब मेरे को बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? तो इट इज़ k मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, मैंने मैग्नीट्यूड पूछा, इतना हो जाएगा, सही है। k की जगह 4 पाई एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। अब आप एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन लिखेंगी, बहुत आसान सवाल है। तो क्या आ जाएगा बताइए? Fe डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। Fe की वैल्यू तो सेम लगेगी दोनों के ऊपर। प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा भैया? 2000 m हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा 2000 m इंटू आर स्क्वायर। बोलिए समझ में आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं। के की वो डाल दीजिए। Fe डिवाइडेड बाई me, तो फोर्स तो सेम रहेगा, m आर स्क्वायर। फाइंड Q in terms of capital Q such that all charges are in equilibrium. What is the meaning of word equilibrium? एप्सिलॉन 0। Yes, resultant force is equal to 0 होना चाहिए सभी चार्जेस। अब देखिए बीच वाले को तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि बीच वाले का इक्विलिब्रियम होना अवश्यम भावी है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से उसको फोर्स मिलेगा इक्वल एंड ऑपोजिट मिलेगा। तो बेटर टू चेक, किसको इक्विलिब्रियम चेक करना बताइए जरूरी है? बाकी दो। तो किसी एक को कर लो, दोनों का हो जाएगा। बेटर टू चेक इक्विलिब्रियम ऑफ, अब इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। तो इक्विलिब्रियम ऑफ सी चेक करते हैं या ए, दोनों में से कोई एक चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं सी को चेक करूँ, तो मैंने यहाँ पे सी बना दिया, ठीक। अब मुझे आप ये बताओ बेटा कि सी पे खुद का फोर्स तो नहीं लगेगा ना। सी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? सी पे हाँ, तो एक फोर्स इस पे लगेगा सी पे ए का, जिसका नाम हम लिखेंगे एफ सी ए, और दूसरा फोर्स किसका लगेगा इस पे? बिल्कुल सही बात, वो हो गएगा एफ सी बी। लेकिन एक सेकेंड, ये बनाते नहीं है पहले। अगर एफ सी बी भी उधर लग जाए तब तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता। तो अगर इस पे नेट फोर्स 0 अगर चाहिए मुझे, तो बताइए क्यू का चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा ना फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो सेकंड वाला फोर्स लग रहा है, जो कि लग रहा है बीच वाले चार्ज की वजह से, यानी एफ सी बी, वह अट्रैक्टिव होना चाहिए ना। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और उसको अट्रैक्टिव होने के लिए क्या होगा बताइए? उसकी चार्ज कैसी होनी चाहिए बताइए? अच्छा, कब अट्रैक्ट करेगा इसको? पॉजिटिव होकर तो नहीं कर सकता। नेगेटिव होकर। तो इससे ये क्या प्रूव हुआ
FCB must be attractive, then only net force can be zero. Therefore आपका जो स्मॉल क्यू चार्ज है वो पक्का क्या होगा बताइए? नेगेटिव। इतना तो समझ में आ गया कि नेगेटिव होगा। अब फोर्स बैलेंस करके मैग्नीट्यूड निकाल लेते। बताइए, बताएं, अब दोनों का फोर्स बताएं जल्दी। FCB को बराबर करो FCA के। चलो FCB का मैग्नीट्यूड बताओ फटाफट। K इंटू Q1 Q2 कौन सा Q1 कौन सा Q2 जो लिखा रहता है उसका टर्म्स बताओ। कैपिटल Q और कैपिटल बिल्कुल सही बात है। By- मैं FCB पूछ रहा हूँ अभी। डिवाइडेड बाई, हाँ दूसरा बोलो। FAB FCA बोलना है ना, Sorry, FCB CA। CB। हाँ, तो अच्छा, K मैंने दोनों तरफ FCB लिख दिया। अच्छा, इसीलिए दिक्कत आ रही है। ओके, हाँ अब बोलो। कैपिटल Q Q हाँ Q और दोनों दूसरा वाला भी कैपिटल हाँ। 2A स्क्वायर 2A का होल स्क्वायर। क्या क्या कटेगा बेटा? Q K कट गया, एक कैपिटल Q Q कट गया और नीचे से A का स्क्वायर कट जाएगा। सही है। अब बताओ यहाँ से तुमको क्या वैल्यू मिली स्मॉल q की? Q by Q 4 by और माइनस साइन तुम पहले से डिसाइड कर चुके थे, कर चुके थे ना, तो आंसर मिल गया। बोलो समझ में आ रहा है? Yes. हैं? चलिए, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसको कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? ये कुछ नहीं है, सिंपल वेक्टर रिजल्ट है। अगर एक चार्ज पे बहुत सारे और चार्जेस फोर्स लगा रहे हो, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? कौन है बताइए? मुजरिम कौन है? किस पे फोर्स लगाया जा रहा है? Q1 Q1 पे। कौन कौन लगा रहा है फोर्स? Q एक Q2 लगा रहा है। Q3 लगा रहा है। Q2 जो फोर्स लगा रहा है तो उसका नाम F12 है। देखिए, अरे है कि नहीं है? F12 की वैल्यू कितनी होगी वेक्टोरियली बताइए आप मेरे को? ये हो जाएगी K इंटू है Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का R12 का डिस्टेंस का स्क्वायर। और वेक्टर कौन सा हो जाएगा बताइए? R12 यूनिट वेक्टर। हाँ या ना? R12 यूनिट वेक्टर की तरफ होगा ना, यानी R2 माइनस R1 की तरफ होगा। करेक्ट है? समझ गए? कोई दिक्कत? ये लग रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। करेक्ट। ऐसे ही 1 के ऊपर और कौन फोर्स लगाने वाला है? ये तीसरा पार्टिकल। इसका फोर्स कितना होगा बताइए? इसका फोर्स आप लिखेंगे K Q1 Q2 Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई R13 का स्क्वायर। Yes. कहें हाँ, उसका यूनिट वेक्टर R13 होगा। अब R13 का मतलब समझ लीजिएगा, डायरेक्शन है 1 से 3 की तरफ से 3 to 1 की तरफ है, और यूनिट वेक्टर माइनस करेंगे तो R1 माइनस R3 पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे। आ गई बात समझ में? अब इन सभी फोर्सेस का आपको रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। जहां दो फोर्सेस है तो पैरेललोग्राम करके दिखाया गया। तो ये जो डायग्राम आपको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है F1 पे नेट फोर्स। ये F1 Q1 को ही दिखाया गया है। हाँ, Q1 के ऊपर नेट फोर्स दिखाया जा रहा है। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा ना। अब जैसे यहाँ 2 ले रही हो और इनके बीच में एंगल मान लो तुमको यहाँ पे दिख गया थीटा। समझ गई बात को? तो अगर थीटा एंगल दिख गया ऐसे, तो ये F1 को तुम क्या लिखोगी? तुम इसको लिखोगी अंडर रूट, पैरेललोग्राम लॉ याद है? Yes, sir. F1 3 का स्क्वायर प्लस F1 2 का स्क्वायर प्लस F1 2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 3 Cos theta। F1 2 cos थीटा। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ का यूज पड़ेगा। वेक्टर का जरूरत पड़ेगा अगर आपको वेक्टर एडिशन करना है। इसी तरह ज्यादा फोर्सेस भी हो सकते हैं तो रिजोल्यूशन भी करना पड़ सकता है। आ गई बात समझ में? लिखिए सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है। लिखिए, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, the resultant electrostatic force on any point charge due to other point charges is vector sum of individual
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस given by each charge, ये लेमेंस लैंग्वेज में सीधी भाषा में इसका मतलब लिखवाया गया कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर, वो जो बाकी चार्जेस हैं वो जितना जितना इंडिविजुअल फोर्स लगा रहे हैं उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। 3 लेटर इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसका एक्सप्रेशन आप ऐसे लिखेंगे, F1 नेट लिखने के लिए क्या करेंगे बताइए, F12 प्लस F13 प्लस और भी रहेंगे तो सारे को जोड़ देंगे, वेक्टोरियली जोड़ देंगे। बोलिए सुपरपोजिशन थ्योरम समझ में आ गया? इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? कौन है मुजरिम? Q1। कौन कौन फोर्स लगा रहा है? Q2, Q2, Q3, Q4, Q5 सबका अलग अलग फोर्स का डायग्राम बना हुआ है ना? 4 फोर्स है, तो सबका रिजल्टेंट निकाला है इसने। अब इसने कैसे निकाला है? पहले 2 को जोड़ा है, फिर दूसरे के रिजल्टेंट से तीसरे को जोड़ा होगा, फिर तीसरे चौथे को जोड़ा। आप उससे बढ़िया रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन जो है हम रिजोल्यूशन पे करेंगे, ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम पे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा। 3 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, तीनों का मैग्नीट्यूड Q है। वर्टिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे बैठे हुए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड एल दिया हुआ। फोर्स ऑन द चार्ज Q ऑफ द सेम साइन प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे चार्ज पड़ा हुआ, उस पे फोर्स निकालेंगे। आ गई बात समझ में? कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप सेंट्रॉइड की डिस्टेंस मान लीजिए कि R है, सही है। सेंट्रॉइड का डिस्टेंस अगर आपने मान लिया R, तो पहला वाला चार्ज जो फोर्स लगाएगा या दूसरा वाला जो फोर्स लगाएगा या जो तीसरा वाला फोर्स लगाएगा, क्योंकि तीनों चार्ज सेम वैल्यू के हैं, उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी कि अलग अलग होगी? मतलब सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना जी, डिस्टेंस सेम है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी सेम है। जैसे इसका फोर्स लिखेगा, चाहे आप F1 लिखिए, चाहे आप F2 लिखिए, चाहे आप F3 लिखिए, सेम है। तीनों को आप लिखिएगा K, छोटा q, बड़ा Q डिवाइडेड बाय बीच का डिस्टेंस जिसको आप R ले रहे हैं। इस डिस्टेंस को आप R ले रहे हैं ना, बीच वाला को। तो अब रहा इसका वेक्टर करने का जरूरत। अब बताइए इन तीनों के बीच में एंगल कितना कितना बनेगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F3 और F2 एंड F3 और F1 एंड F2? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब। ये तीनों एंगल कितने होंगे? 120 डिग्री ईच के होंगे। बोलिए समझ में आ रहा है? सही बात। तो ये सारे एंगल 120 डिग्री के होंगे, करेक्ट। तो चलिए पहले 2 का रिजल्टेंट ले रहा है, जैसा कि इसने दिखाया है। F2 और F3 का रिजल्टेंट हमने लिया है और उसको हमने डिनोट किया F23 से। ये लीजिए। तो चलिए F23 की वैल्यू निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का F हो गया और बीच का एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। बीच का एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। तो बताइए F23 का वैल्यू क्या आएगा? तो हम लिखेंगे यार F² प्लस F² प्लस 2FFF cos 120। बताइए cos 120 का वैल्यू कितना होता है? 160। हाँ सोचिए, यही सब तो पता चलेगा ना कि cos 90 होता है अपना 0 cos 120 डिग्री की वैल्यू होगी cos 90 प्लस 30। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गया और cos लगा है तो साइन बनेगा और नेगेटिव होगा, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो -1/2 होगा। आमतौर पे मैथ्स के स्टूडेंट को ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो गलत बात है। तो एक कट के आ जाएगा कितना बताइए? 2f² में से f² चला गया, f आ जाएगा आंसर। अब बताइए इसकी दिशा किधर आएगी F2? क्या ये बिल्कुल F1 के ऑपोजिट नहीं आएगी? क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि चूंकि दोनों बराबर हैं तो जो डायग्राम पैरेललोग्राम बनना चाहिए था, पैरेललोग्राम की जगह क्या बन जाएगा बताइए? रोम्बस बन जाएगा।
और चूंकि दोनों वेक्टर बराबर हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों से एंगल क्या बनाएगा बताइए, इक्वल बनाएगा ना। अरे मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हैं ये दोनों एंगल मैग्नीट्यूड में क्या होंगे बताइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा बताइए, सेम होगा। तो 120 का आधा कितना बनता है 60। तो इसका मतलब ये समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक पहले से 120 था और प्लस 60 तो बिल्कुल 180 पे हो गया ना जी। तो इतना आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका गट फीलिंग आ गया है और आप समझ गए हैं मैथमेटिकली तो आप सीधा लिख लीजिए F23 का जो डायरेक्शन होगा विल बी ऑपोजिट टू F1, बिल्कुल F1। और मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है बताइए, इक्वल है। equal है। तो क्या F23 माइनस F1 के बराबर आ गया? तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। F23 का मतलब क्या था बच्चा? F23 का मतलब था F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। बोलिए था कि नहीं था? तो अब बताइए F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों का रिजल्टेंट कितना आ गया बताइए? 0 आ गया। कोई तकलीफ? ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। ठीक, लिखने का हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है। इसमें जो लिखा उसका लिखने का अलग तरीका। इसने मैग्नीट्यूड निकाला, हमने मैग्नीट्यूड निकाला ही नहीं है। हमने क्यू बराबर लिखा है क्योंकि पेयर ऑफ चार्जेस भी इक्वल हैं। एज Q1 Q है, Q2 स्मॉल q है एंड R इक्वल टू R फॉर ऑल पेयर्स। बोलिए सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तो मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा क्यों, मैं F मान के काम कर लूंगा, मेरा जल्दी काम हो जाएगा। आपको हर चार्ज पे फोर्स निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपने स्ट्रेट लाइन पे किया था कि नहीं किया था? लेकिन वहां पंगा क्या था बताइए, वहां फोर्स या तो ऐड हो रहा था सब्ट्रैक्ट हो रहा था। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक, तो एक एक करके एक मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप करिएगा। ठीक, तो कहाँ कहाँ चार्ज रखा हो बताइए, ए पे, बी पे, सी पे। तो चलिए मैं ए पे करके दिखाता हूँ, है ना। तो देखिए ए पे, यहाँ देखिए डायग्राम, ए पे चार्ज कितना है Q1। Q1 की वैल्यू कितनी है Q। सबसे पहले ए को का चार्ज Q1 को Q3 फोर्स देगा। Q3 कैसा चार्ज है, ध्यान दो यहाँ पे। Q3 कैसा चार्ज है, माइनस। तो कैसा फोर्स देगा इस पे, ये अट्रैक्टिव। तो F13 का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए, F13 का मैग्नीट्यूड जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बताइए। K Q डिवाइडेड बाई साइड ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर। मैं अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। अब बताइए F1 पे 2 किधर फोर्स देगा, 2 का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो रिपेल करेगा, अपने से दूर भगाएगा। बताइए मैग्नीट्यूड कितना है इसका भी, ये भी K Q डिवाइडेड बाई व्हाट, ए स्क्वायर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया। तो क्यों ना इसको हम मान लें F, तो ये भी कितना हो जाएगा F। अब इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है। बताइए इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 60। व्हाट इज दिस एंगल, अप्रॉक्स 60। नहीं, 180 होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, कितना एंगल आएगा ये 120 डिग्री। टोटल 120, तो हाँ 60। तो वही तो बोल रहा हूँ, टोटल ही मांग रहा हूँ ना मैं, और क्या मांग रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से F1 का रिजल्टेंट वैल्यू निकालिए। F1 का रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा बताइए। तो दो फोर्सेज है ना, एक F का है, दूसरा भी F का है। अरे देखो जी, और फिर क्या होगा 2F और बीच का एंगल है cos 120, जिसका हमने निकाला था, मतलब नेगेटिव -1/2। तो कितना आ जाएगा, 2F स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस cos 120 बचेगा। नहीं, कुछ समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, चलिए देखिए कितना वैल्यू आया। 2F स्क्वायर माइनस cos 120 इज हाफ, नेगेटिव हाफ। फाइनल आंसर बताइए। अब कैलकुलेशन जुबानी कर लीजिए। हाफ आएगा ना, हाफ और 2 कट जाएगा, F आंसर आ गया। आ गया?
अब इसकी डायरेक्शन किधर आएगी बताइए। तो देखिए बिल्कुल सेंटर में आएगा, क्योंकि ये दोनों चार्जेस क्या हैं बताइए, दोनों फोर्सेज इक्वल हैं। तो बीच में आने का मतलब किससे आप एंगल बताना चाहते हैं, जिससे चाहे उससे बता दें। अगर मैं बोलूँ कि मुझे ए बी लाइन से एंगल बतानी है, तो ए बी लाइन से एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये 60 है और यहाँ से ये भी 60 है, सही है। सो इट मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विथ ए बी लाइन। बोलिए समझ में आ रहा है। अब आप बाकी दो जगहों पे निकालिए, आप सी पे निकालिए। चलिए उसका तो सेम टू सेम हो जाएगा। तो ये आप घर में एक बार रिपीट कर लीजिएगा होमवर्क इसको, ठीक है। हाँ, ये मैं होमवर्क लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आप घर में कर लीजिएगा, इससे आपको ए वाला याद आ जाएगा, ठीक है। और आप अभी सी पे निकाल के दिखाइए जल्दी से मेरे को, एज सुन एज पॉसिबल। पहले इसको बंद कीजिए।